हेलो जी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। कुछ हमारे पास बैंक्स हैं, कुछ हमारे पास एनबीएफसी हैं। इन सब का देख लेते हैं क्वार्टर थ्री का रिजल्ट किस तरीके का रहा। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं एक्सिस बैंक के रिजल्ट के साथ। अगर हम देखने जाएं कंपनी का मार्केट कैप, तो 2,95,000 करोड़ रुपीज के आसपास कंपनी का मार्केट कैप बन रहा है। अब देखो, हर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से हम क्या चाहते हैं कि भाई आप अपनी एडवांसेस में अच्छे रेट पे ग्रोथ लेके आओ, और अच्छा रेट डिफाइन होगा इंडस्ट्री से ज्यादा रेट पे ग्रोथ लेके आओ। और इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट हम कैसे निकाल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो देश का सबसे बड़ा बैंक है इन टर्म्स ऑफ लोन बुक साइज, तो वो बनता है हमारे लिए एसबीआई। तो एसबीआई का आज आज अगर लोन बुक साइज देखोगे तो आप 36-37 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है। तो वो अपनी लोन बुक को अगर 14-15% से बढ़ा पा रहा है, तो आपकी लोन बुक तो उससे छोटी है ना। तो आप अपने बेस इफेक्ट का फायदा उठाओ और आप 15% से ज्यादा ग्रोथ लेके आओ। तो एक तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेकंड चीज हम कह रहे हैं कि आप अपनी डिपॉजिट की रेट ऑफ ग्रोथ को भी अपनी लोन बुक की रेट ऑफ ग्रोथ के आसपास रखो। तो सपोज आपका लोन बुक बढ़ रहा है 25% के आसपास पे, तो आप अपने डिपॉजिट को भी 25% के आसपास पे बढ़ाओ। ±2% चलता है। एकदम ऐसे पिन पॉइंट 25% नहीं होना चाहिए, बट उसके आसपास होना चाहिए कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा डिफरेंस होगा तो आपका लेवरेज बढ़ता जाएगा। अब हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लेवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर होता है, और लेवरेज हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को करना भी पड़ता है, और तभी वो लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। बट उसकी भी एक सीमा होती है, उसकी भी एक लिमिट है। अगर आप प्राइवेट प्लेयर बैंक्स के बारे में बात करो, तो प्राइवेट प्लेयर बैंक्स जनरली 9 टाइम्स 10 टाइम्स लेवरेज से ऊपर नहीं जाते। वहीं अगर आप पीएसयू बैंक्स के बारे में बात करो, तो वो 15-16 टाइम्स लेवरेज तक चले जाते हैं। उसके बाद इन लोगों को क्यूआईपी करना पड़ता है। मतलब क्या करना पड़ता है? इक्विटी कैपिटल बढ़ाना पड़ता है, बाहर से पैसा अंदर लेके आना पड़ता है, तब जाके इनका बात बनती है, तब जाके इनका लेवरेज नीचे आता है। तो आप अपने लेवरेज रेशो को जबरदस्ती ऊपर मत बढ़ाओ, क्योंकि अगर आप सपोज आपका डिपॉजिट का पेस ऑफ ग्रोथ है कम, सपोज आप 10% पे अपने डिपॉजिट्स बढ़ा रहे हो, वहीं आपकी लोन बुक बढ़ रही है 25% से, तो ये जो बीच का 15% है ना, ये आप अपनी पॉकेट से डाले जा रहे हो। आप अपना लेवरेज बढ़ाए जा रहे हो, बहुत ज्यादा बढ़ाए जा रहे हो। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपका ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं रहेगा। जब आप फुल्ली लेवरेज हो जाओगे, तब आपके पास तो पैसा ही नहीं बचेगा। तो आप फिर कहां से ग्रोथ लेके आओगे? तो इसीलिए हमेशा एक अच्छा ग्रोथ वही रहेगा जो अपनी डिपॉजिट्स के साथ ग्रोथ लेके आ पाए, कि भाई मेरा डिपॉजिट भी 25% से बढ़ा, मेरा लोन बुक भी 25% से बढ़ा, तो मेरे लेवरेज रेशो में कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आया, फिर भी मैं इतने अच्छे रेट पे ग्रो कर पा रहा हूं। दैट इज सेक्युलर ग्रोथ। दैट इज वो ग्रोथ जो ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक बैंक मेंटेन करके चल सकता है। और वही चीज ये बैंक नहीं कर पाया। उसके बाद होती है कि भाई आप अपनी एसेट क्वालिटी वगैरह अच्छी मेंटेन करके रखो, वो तो बेसिक चीजें हैं ही। बट ये जो डिपॉजिट ग्रोथ और लोन बुक ग्रोथ का बीच का गैप है ना, ये एक्सिस बैंक ब्रिज नहीं कर पाया। अगर आप देखोगे, इस चीज के बारे में हमने 2 क्वार्टर पहले बात करी थी। अगर आप मेरा Q1 FY25 का वीडियो उठा के देखोगे, तो उस टाइम हम यही बात कर रहे थे कि ये बैंक का ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि उस टाइम इस बैंक ने 14-15% के आसपास का अपनी एडवांसेस में ग्रोथ दिखाया था। बट जो इसका डिपॉजिट का ग्रोथ रेट था, वो लगभग लगभग 10-12% के आसपास का था, और वो डिफरेंस क्रिएट होता जा रहा था, वो बढ़ता ही जा रहा था। और ये लोग फुल्ली लेवरेज थे उस टाइम भी, 9-9.5 टाइम्स ये लोग लेवरेज थे। तो और ज्यादा लेवरेज ये लोग कर नहीं सकते थे। कोई मतलब बहुत बड़ा इंक्रीज इन लेवरेज नहीं आ सकता भाई, वो 9 टाइम्स से 10 टाइम्स चले जाएंगे, उससे ज्यादा इनके पास लेवरेज बचा नहीं था। और जो इनका डिफरेंस था बिटवीन लोन बुक का रेट ऑफ ग्रोथ एंड डिपॉजिट का रेट ऑफ ग्रोथ, वो बढ़ता जा रहा था। तो उसी टाइम हमने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया था, और यहाँ पर हमें वो चीज होती हुई देखने को मिल रही है। और इस वजह से इस बार इन्होंने अपनी लोन बुक को सिर्फ 9% के आसपास पे बढ़ाया है, और ये एक बहुत ही खराब नंबर है। अब देखो, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, एसबीआई 36-37 लाख करोड़ की लोन बुक पे बैठा है, वो 15% पे ग्रो कर रहा है। आपका आज लोन बुक साइज है 10 लाख 15,000 करोड़ रुपीस के आसपास, आप सिर्फ 9% से अपनी लोन बुक को ग्रो कर पा रहे हो। तो एक बहुत ही बेकार रिजल्ट है। इससे बढ़िया तो मैं वो वाला बैंक ले लूंगा जो ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो चीज मैटर कर रही है वो है रेट ऑफ ग्रोथ, और रेट ऑफ ग्रोथ आपका कम आ रहा है। और हम छोटा बैंक इसलिए लेते हैं, या कंपैरेटिवली छोटा बैंक इसलिए लेते हैं, क्योंकि उसका बेस इफेक्ट उसके लिए फायदेमंद रहता है। वो छोटे बेस पे ज्यादा रेट पे ग्रो कर सकता है, बट यहाँ पर वो चीज अचीव हो ही नहीं रही है। अगर हम डिपॉजिट्स के बारे में बात करें, तो इनकी डिपॉजिट्स बढ़ी बाय 14%, 13% ओवर वाई लेवल। और ये देखो, यहाँ पर उल्टी चीज हुई है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डिपॉजिट का पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ गया और इसीलिए वो लोन बुक की पेस ऑफ ग्रोथ से आगे निकल गया। यहाँ पर उल्टा चीज हुआ है, लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ घट गया, इसकी वजह से डिपॉजिट का पेस ऑफ ग्रोथ ज्यादा आ रहा है। तो ये कोई बहुत बेहतरीन चीज है नहीं। बैंक इज फुल्ली लेवरेज्ड, 10 टाइम्स ये लोग लेवरेज हो चुके हैं। अब ये देखो, लेवरेज कैलकुलेट कैसे करें, इसका भी एक सिंपल तरीका समझ लेते हैं।
देखो आपको आरओई देखने को मिल रहा है, आरओई बैंक का आज है 18%, 18-19% के आसपास का, और आप आरओए देख लो बैंक का, आरओए है बैंक का 1.8% के आसपास का। तो आप देखो आरओई क्या होता है, आरओई इज आरओए इनटू लेवरेज। तो अगर आप आरओई को आरओए से डिवाइड कर दोगे तो आपको लेवरेज मिल जाएगा। तो आप देखो आज ये बैंक ऑलमोस्ट 10 टाइम्स लेवरेज है। तो अगर आप 10 टाइम्स लेवरेज हो और आप एक प्राइवेट प्लेयर बैंक हो तो आपके लिए इट्स हाई टाइम यू डू अ क्यूआईपी। आपको क्यूआईपी करना ही करना पड़ेगा, और ये इस बैंक की सिचुएशन आ चुकी है। तो अब जब तक ये लोग क्यूआईपी नहीं करेंगे ये अपनी रेट ऑफ ग्रोथ को वापस बढ़ा नहीं सकते। अब सिर्फ ये इकलौता फैक्टर नहीं था, इसके अलावा कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं कि भाई इकोनॉमी की हालत उतनी अच्छी चल नहीं रही है, कुछ जो कस्टमर्स थे वो शायद बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज्ड हो चुके हैं। जैसे हम माइक्रो फाइनेंस में तो देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं, तो इसलिए बैंक्स भी थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव बन रहे हैं। बट सिर्फ सारा का सारा दोष उसके ऊपर नहीं डाल सकते। अभी भी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अच्छी रेट का ग्रोथ दिखा रहे हैं, और वो एक्सिस बैंक नहीं कर पाया। एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट अभी तक तो हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, ये चीज भी हमने देख ली। उसके अलावा अगर हम कासा रेशो के बारे में बात करें तो इनका कासा रेशो मेंटेन किया हुआ क्वार्टर क्वार्टर लेवल एट 39% के आसपास। अच्छा जी, ये चीज भी हमने देख लिया। अगर हम लोन बुक सेगमेंटेशन देखने जाएं तो 60% ऑफ द लोन बुक कम्स फ्रॉम द रिटेल सेगमेंट, 11% आती है हमारे एसएमई सेगमेंट से, 29% आती है हमारे कॉर्पोरेट सेगमेंट से। अगर हम तीनों का ग्रोथ देखने जाएं तो रिटेल वाला ग्रो किया बाय 11% ओवर वाई लेवल, एसएमई का ग्रोथ था 15% का, और कॉर्पोरेट का था 3% का ओवर वाई लेवल। तो कॉर्पोरेट ने सारी की सारी लोन बुक की पेस ऑफ ग्रोथ को नीचे लिया है, ये चीज भी हमने समझ ली। अगर हम निम्स के बारे में बात करें तो निम्स मोर और लेस स्टेबल थे, थोड़ा सा डिक्रीज ही देखने को मिला, बट इतना डिक्रीज चलता है, ये छोटी मोटी चीजें। एक बिजनेस है, बिजनेस में आप कभी 10 बेसिस पॉइंट्स का ज्यादा रिपोर्ट करोगे, कभी कम रिपोर्ट करोगे, तो इस पे बहुत ज्यादा फिक्सेटेड नहीं होना कि यार कम हो गया। यहाँ पर कम होने में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ कम हो गया वो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। तो अगर हम निम्स के बारे में बात करें तो निम्स थे इनके 3.93% के आसपास के। अब इनका एक बहुत बेहतरीन सेगमेंट हुआ करता था क्रेडिट कार्ड वाला। आज से 4 क्वार्टर पहले ये लोग अपनी बहुत अच्छी ग्रोथ लेके आते थे क्रेडिट कार्ड वाले सेगमेंट में। ये लोग हर क्वार्टरली करीबन करीबन 10 लाख क्रेडिट कार्ड 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स ये लोग बाजार में उतार देते थे, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अब वो नंबर भी कम हो रहा है। वो इस बार इन्होंने 6.8 मिलियन या सॉरी 0.68 मिलियन, मतलब 6,80,000 क्रेडिट कार्ड ही निकाले, मतलब 30% रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ हो गया। तो यहाँ पर भी चीज सही नहीं चल रही। अब इसका ये एक और फैक्टर है कि भाई जिस क्रेडिट कार्ड आर कंप्लीटली अनसिक्योर्ड लोन, तो बैंक थोड़ा सा कंजर्वेटिव बन के जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है उसको कम करना चाह रहा है। बट एंड ऑफ द डे ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका लोन बुक का रेट ऑफ ग्रोथ नहीं बढ़ रहा। आप जब तक अपनी लोन बुक को नहीं बढ़ाओगे तब तक कुछ बात बनेगी नहीं, आपका रिजल्ट अच्छा होगा नहीं, आपको एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा नहीं, आपका स्टॉक प्राइस चलेगा नहीं, आप शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट करके नहीं दे सकते। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है। अगर इनके एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जितने भी प्राइवेट प्लेयर बैंक्स है ना, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इनके साथ तसल्ली ये रहती है कि ये कभी भी एसेट क्वालिटी में काम खराब नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये आके बोल देंगे कि यार हमारा तो एनपीए बढ़ गया, ये हमारा 10,000 करोड़ का लोन खराब हो गया। ये कभी भी ऐसा ही बात नहीं करते। तो इनकी एसेट क्वालिटी अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे मेंटेन्ड है। अगर मैं आपको बताऊं, इनका नेट एनपीए मेंटेन्ड है 0.35% पे, और ग्रॉस एनपीए है 1.46% से, और यहां पर इंप्रूवमेंट ही हमें देखने को मिल रहा है। तो एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम नहीं है, रेट ऑफ ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्लिपेजेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम क्रेडिट कॉस्ट के बारे में बात करें तो क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा जरूर ऊपर गया है, बट ये सारी चीजें चलती रहती हैं, और ये तो रिवर्सल टू मीडियन है। अगर आप देखने जाओगे प्री कोविड एरा में भी इनका इसके आसपास ही, जो अभी इनका 1.28% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट पहुंच गया है, ये इनका प्री कोविड एरा में भी इसी के आसपास था। ये अभी पिछले कुछ टाइम में काफी नीचे आ गया था, बट ये वापस रिवर्जन टू मीन है। तो ये भी कोई कंसर्निंग फैक्टर नहीं है। कंसर्निंग सिर्फ एक ही चीज है कि आप अपनी लोन बुक को नहीं बढ़ा पा रहे, और लोन बुक को ना बढ़ा पाने का रीजन यही है कि आप बहुत ज्यादा लेवरेज हो चुके हो, मतलब ऑलमोस्ट फुल्ली लेवरेज हो चुके हो, 10 टाइम्स लेवरेज हो चुके हो, और आपकी डिपॉजिट का पेस ऑफ ग्रोथ कोई बहुत शानदार नहीं है जिसके बलबूते आप अपनी लोन बुक को लगातार बहुत लंबे समय तक अच्छी रेट पे बढ़ा पाओ। तो इट्स हाई टाइम यू शुड डू अ क्यूआईपी। इस चीज के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब ये कंग्लोमरेट बिजनेस है। जैसे एचडीएफसी बैंक आप खरीदते हो तो एचडीएफसी बैंक के साथ आपको काफी सारे और बिजनेसेस मिलते हैं। आप कोटक महिंद्रा बैंक खरीदते हो तो उसके अंदर आपको कोटक एएमसी मिलता है, कोटक सिक्योरिटीज मिलता है, कोटक लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। सेम गोज विद एक्सिस बैंक। अब उन सारे कंग्लोमरेट जो छोटी छोटी इनके पास सब्सिडरीज है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम देखने जाएं, इनका एएमसी वाला बिजनेस ग्रो किया बाय 24%, कैपिटल मार्केट्स वाला बिजनेस ग्रो किया बाय 36%, सिक्योरिटीज वाला बिजनेस ग्रो किया बाय 86% ओवर
अवेलेबल। अब आ जाते हैं फाइनली बैंक के ऊपर। अगर इनके नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करूं तो वहां पर सिर्फ हमें 9% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला। अब सिंगल डिजिट में आप अपनी इंटरेस्ट इनकम बढ़ाओगे तो फिर आपका शेयर प्राइस कैसे बढ़ेगा, फिर आपको कैसे एक अच्छे रिजल्ट की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। वही तो प्रॉब्लम है कि आप अपनी पेस ऑफ ग्रोथ को नहीं बढ़ा पा रहे हो, और उसका रीजन हम पहले ही समझ चुके हैं। उसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें तो वहां पर हमें 15% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला, और नेट प्रॉफिट में हमें 4% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। अब देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका बढ़ा 15% से, नेट प्रॉफिट आपका बढ़ा सिर्फ 4% के आसपास से। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके प्रोविजंस बढ़ गए, आपकी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी, इसकी वजह से आपको ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ा, ज्यादा प्रोवाइड किया, इसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग जो आपका पैट है, पैट कम आया एज कंपेयर टू आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी एक्सिस बैंक के बारे में। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे बैंक के ऊपर। दूसरे बैंक का नाम है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो बहुत छोटा सा मार्केट कैप है, 1300 करोड़ रुपीस के आसपास ये बैंक है। अब यहाँ पर कुछ कहानी अलग है। यहाँ पर यह है कि ग्रोथ आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो ग्रोथ बहुत बढ़िया है, बट यहाँ पर एक चीज समझनी है, यहाँ पर भी रिडक्शन है। जो बैंक पहले 30, 35, 40% के आसपास से ग्रो किया करता था, इस बार इन्होंने सिर्फ 30% के आसपास का इंक्रीज दिखाया है अपनी लोन बुक में। तो 40% से 30% रिडक्शन आ गया। सेकंड चीज क्या है? एसेट क्वालिटी खराब हो गई, इसकी वजह से पूरी रिजल्ट कैसी तैसी हो गई। चलिए एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर हम लोन बुक के ग्रोथ के बारे में बात करें तो 30% का लोन बुक का ग्रोथ आया। डिपॉजिट का ग्रोथ के बारे में बात करें तो 49.7%, ऑलमोस्ट 50% के आसपास का डिपॉजिट में ग्रोथ आया। अब ये बहुत अच्छी चीज है। आपका जो नेट इनफ्लो ऑफ मनी है, मतलब आप बाजार से कितना पैसा ले रहे हो, मतलब जो आपके पास कंज्यूमर है, जो आपके पास सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालने आ रहा है, करंट अकाउंट में पैसा डालने आ रहा है, फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालना आ रहा है, वो बढ़ रहा है बाय 50%। तो आपको एक्सटर्नल लेवरेज लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जो लोन बुक का ग्रोथ है उसको आप फ्यूल कर सकते हो आपकी डिपॉजिट ग्रोथ से। तो यहाँ पर तो ये बैंक बहुत अच्छा कर रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही। डिपॉजिट 49.7% के आसपास से बढ़े, लोन बुक 30% के आसपास से बढ़ा। अगर डिस्बर्समेंट के बारे में बात करें तो वहां पर कमी आ गई, 6.7% के आसपास ही बढ़े। और ये कमी क्यों आई? क्योंकि एसेट क्वालिटी खराब हो गई। अब देखो, हमेशा याद रखो कि अगर कभी भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अगर डिस्बर्समेंट नीचे जा रहा है तो वो एक क्लियर कट साइन है कि भाई एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। क्योंकि देखो, बैंकिंग में डिफिकल्ट पार्ट इज टू कलेक्ट मनी। आप बांट तो कभी भी सकते हो, आपको पैसा बांटने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लेंडिंग कितनी भी कर सकते हो। आपके लिए प्रॉब्लमैटिक पार्ट है कि आपको वो जो पैसा आपने बाजार में दे दिया है उसको वापस कलेक्ट करके लेना है इंटरेस्ट के साथ। यही है पूरा का पूरा बैंकिंग का खेल। तो जैसे ही एसेट क्वालिटी खराब होने लगती है, बैंक्स कहते हैं कि भाई अभी नया पैसा बाजार में डालना छोड़ दो, अभी आप अपना डिस्बर्समेंट थोड़ा सा कम कर दो, पहले जो बाजार में पैसा पड़ा हुआ है उसको हम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में डिस्बर्समेंट तो आप कभी भी बढ़ा लेंगे। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है। और वो चीज हमें यहाँ पर देखने को भी मिली कि आपका 6.7% के आसपास का ही डिस्बर्समेंट का ग्रोथ आया। ये चीज भी आपने समझ ली। अगर इनके लोन बुक साइज के बारे में बात करें तो इनका तो 10,000 करोड़ का भी लोन बुक नहीं है, 9,565 करोड़ रुपीस के आसपास इनका लोन बुक है। अगर इनके कासा रेशो के बारे में बात करें तो 19.5% के आसपास का इनका कासा रेशो है। अब देखो, इनका कासा आपको कंपेयर नहीं करना है एक्सिस बैंक के कासा से, यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्सिस बैंक का एक बहुत तगड़ा ब्रांड वैल्यू है। एक्सिस बैंक एकदम प्रीमियम कस्टमर को केटर करता है, वो जाके टीयर 1 टीयर 2 सिटीज के भी उसके पास कस्टमर है। वहीं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास ये वाले कस्टमर नहीं है। अब देखो, बेसिक लॉजिक लगाओ, आज आप एक नौकरी पकड़ते हो, आपकी जिंदगी की पहली नौकरी है, और आपको एक मौका मिलता है कि भाई आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलाओ जिसमें आप अपनी सैलरी क्रेडिट कराना चाहते हो। तो आप कौन से बैंक में जाओगे? आप बड़े बड़े बैंक्स में जाओगे। आप जैसे आप जाओगे एक्सिस बैंक में जाओगे, आप एचडीएफसी बैंक में जाओगे, आप कोटक में जाओगे, आईसीआईसीआई में जाओगे, जिनकी एक बहुत बड़ी ब्रांड प्रेजेंस है, जिसमें आपको पता है कि यार ये बैंक नहीं डूबेगा। तो आप कोई सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाके कोई अपना खाता थोड़ी खुलाओगे। तो जैसे जैसे आपका ब्रांड इमेज बिल्ड होता जाएगा, जैसे जैसे आपकी ब्रांड पावर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका कासा रेशो इंप्रूव होता जाएगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ट्रेंड देखना है कि भाई आपका कासा ट्रेंड किस तरफ किया है। यहाँ पर डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना कि उसका 39% के आसपास का कासा था और इनका 19.2% के आसपास का कासा है, तो एक्सिस बैंक एक बहुत बेहतरीन बैंक हो गया इन कंपैरिजन टू सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो कासा इज नॉट द पैरामीटर, नॉट द करेक्ट पैरामीटर टू असेस अ कंपनी। ये चीज भी हमने समझ ली। चलिए अब आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम इनकी यील्ड्स के बारे में बात करें तो इनके यील्ड्स गिर गए और कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर चला गया। अब यहां पर हुआ कंप्रेशन। अब देखो क्या होता है, बैंक का बेसिक काम क्या है कि बैंक कुछ रेट पे पैसा उठाता है। तो बैंक के लिए सपोज उसने सेविंग्स पे, करंट में,
आरबीआई से पैसा उठा के, हर जगह से पैसा उठा के उसके लिए क्यूमुलेटिव जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो 5% का पड़ रहा है, और वो लेंड कर पा रहा है, जो अपने जो कस्टमर्स को लेंड कर रहा है वो कर रहा है 15% के आसपास से। 5% पे उसको पैसा मिल रहा है, 15% पे वो लेंड कर रहा है, बीच में बचा 10%, 10% के आसपास का वो स्प्रेड बना रहा है, वो उतना पैसा कमा रहा है, 10% पैसा कमा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जिस रेट पे बैंक को पैसा मिल रहा था वो ऊपर गया, और जिस रेट पे बैंक पैसा दे पा रहा था, लेंड कर पा रहा था, वो नीचे गया। तो ओवरऑल आपके स्प्रेड्स जो है वो कंप्रेस हो गए। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा हमें हिट देखने को मिला। तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा निम्स में भी कंप्रेशन देखने को मिला, और 125 बेसिस पॉइंट्स मतलब 1.25% के आसपास का कंप्रेशन देखने को मिला निम्स में, जो आप पहुंच गए हैं 8.4%। अब देखो यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एक्सिस बैंक में हम देख रहे थे कि 3.93% के आसपास के निम्स थे, यहाँ पर 8.4% के आसपास के निम्स हैं, तो ऑलमोस्ट डबल निम्स है इनके। तो क्या क्या सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बहुत बेहतरीन बैंक हो गया एक्सिस बैंक से? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर कस्टमर डिफरेंट है, यहाँ पर कस्टमर को यील्ड, जो कस्टमर है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है 19% के आसपास का, 20% के आसपास का। क्यों? क्योंकि वो हाई रिस्क कस्टमर है, वहां पर रिस्क ज्यादा है, इसलिए इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। वहीं जो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक दे रहा है प्रॉपर्टी के लिए लोन, होम लोन के लिए लोन, तो वो ज्यादा ज्यादा 10% की यील्ड पे लोन दे देता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये डिफरेंस है, हमें सिर्फ जो ट्रेंड है उसको नोटिस करना है। आपके निम्स कहां से कहां जा रहे हैं, क्या वो 8% से 10% की तरफ गए या 8% से 6% की तरफ गए? वो ट्रेंड बताएगा कि बैंक अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। कभी भी किसी भी बैंक को साइड बाय साइड दूसरे बैंक के निम से कंपेयर नहीं करना। एचडीएफसी बैंक का निम देखोगे तो वो तो शायद 4% छोड़ो, 3% भी नहीं आएगा, बट वो बहुत बेहतरीन बैंक है एज कंपेयर टू सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ ब्रांड इमेज। तो अलग सारी चीजों को ट्रेंड की तरह नोटिस करना है, कभी भी किसी को भी बैंक को डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना है। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है। या अगर इनके लोन बुक सेगमेंटेशन के बारे में बात करें तो इनके लोन बुक को आप दो मेन ब्रॉड सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो है इनका सेगमेंट जहां पर ये इंक्लूसिव फाइनेंस करते हैं, जो 53% के आसपास का सेगमेंट है। जो बचा हुआ 47% सेगमेंट है वो है आपके मॉर्गेज लोन, जो रिटेल फोकस लोन्स है, जैसे कि आपके लोन अगेंस्ट व्हीकल हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, इस तरीके के लोन्स। तो वो एक अलग कैटेगरी ऑफ लोन्स है। और इंक्लूसिव लोन्स कौन से हैं? जो ये लोग माइक्रो फाइनेंस कस्टमर को दे रहे हैं। अब 53% ऑफ देयर लोन बुक कम्स फ्रॉम द माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट, और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में हमें पता ही है कितनी ज्यादा हालत खराब हुई है, और यही यहाँ पर इनका भी कारण बना है खराब रिजल्ट का, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में इनकी भी एसेट क्वालिटी खराब हो गई और इनके में भी बिल्कुल बैंड बच गई। अब देखो, अगर इनके हम देखने जाएं तो ये जो 53% वाला इंक्लूसिव फाइनेंस वाला सेगमेंट है ना, इसको हम और दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। एक है हमारे विकास लोन और एक है हमारे जॉइंट लैंडिंग ग्रुप वाले लोन्स। अब इनको ये चीज समझ में आ गई थी कि जो जॉइंट लैंडिंग ग्रुप वाले लोन्स है ना, ये काम खराब हो रहा है, यहाँ पर हमें कलेक्शन हो नहीं पा रहा, तो अब ये लोग रिप्लेस करना चाह रहे हैं। ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे जॉइंट लैंडिंग ग्रुप लोन्स है उनको तो हम कर देंगे खत्म, और उन सारे के सारों को कन्वर्ट कर देंगे हम विकास लोन्स में। अब विकास लोन और जॉइंट लैंडिंग लोन में फर्क क्या, थोड़ा समझ लेते हैं। दोनों माइक्रो फाइनेंस लोन है, बट जो जॉइंट लैंडिंग ग्रुप है वो आप 5-6 लोगों को मिला के देते हो, तो वहां पर आपको कलेक्शन करने में डिफिकल्टी आती है। वहीं जो विकास लोन है वो एक एंटिटी को दिया जाता है, थोड़ा ज्यादा बड़ा टिकट साइज दिया जाता है, एकदम न्यू क्रेडिट वाले कस्टमर को नहीं दिया जाता, उसके पास थोड़ी बहुत क्रेडिट हिस्ट्री होती है, कुछ टाइम की क्रेडिट हिस्ट्री होती है, तो थोड़ी सी ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती है। ये चीज भी हमने समझ ली। तो ये लोग इस ट्रांजिशन में है कि अपने सारे जॉइंट लैंडिंग ग्रुप वाले लोन्स को कन्वर्ट कर दें विकास लोन में। ये चीज भी हमने समझ ली। अगर हम देखने जाएं इनकी एसेट क्वालिटी, तो एसेट क्वालिटी ऐसा नहीं है कि विकास लोन में खराब नहीं हुई। यहाँ पर कोई बहुत अच्छा फिगर विकास लोन में भी नहीं है, वहां पर भी ग्रॉस एनपीए का नंबर बताऊं तो 7% के आसपास वहां पर भी ग्रॉस एनपीए का नंबर आ रहा है। तो इस चीज में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई माइक्रो फाइनेंस स्पेस अभी अच्छा कर नहीं रहा, तो जो भी बैंक्स या जो भी एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस को टारगेट कर रही है वो भी अच्छा नहीं करेंगी। ये थोड़ी सी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। बट इन्होंने और भी थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रखा है, इन्होंने अपने लोन्स को इंश्योर करा रखा है। बट इंश्योरेंस डजंट मीन कि आपको कोई रिस्क नहीं है। आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया तो प्रीमियम पे तो खर्चा हुआ ना, वहां पर तो आपने एक एक्सपेंस लिया ना, उसके ऊपर भी सेकंड चीज, ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपए का इंश्योरेंस लिया, मतलब 100 रुपए के लोन का इंश्योरेंस लिया तो 100 रुपए का 100 रुपया आपको वापस मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। तो आपका हमेशा कुछ पार्ट तो एट रिस्क रहता ही रहता है। उसके बाद भी एक और चीज समझते हैं, आपने आज इंश्योरेंस के क्लेम डाला तो ऐसा नहीं है कि कल के कल आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा। आप जैसे Q3 के लिए ये लोग इंश्योरेंस का क्लेम डाल रहे हैं तो ये सेटल होगा जाके Q1 ऑफ FY26 में, तो अभी भी इनको 2 से 3 क्वार्टर और लग जाएंगे वो पैसा वापस लाने में। तो इस चीज में समय लगता है, इसमें वर्किंग कैपिटल फंस जाता है आपका। आपके लिए ये खराब ही चीज है। अगर आपका
एनपीए आ रहा है तो वो एक प्रॉब्लमेटिक पार्टी है, चाहे आपने उसका इंश्योरेंस करा रखा है चाहे आपने उसका इंश्योरेंस नहीं करा रखा। एनपीए इज ऑलवेज बैड, ऑलवेज बैड। आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो थोड़ा सा कम खराब है, इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो बहुत ज्यादा खराब है। बस इतना सही डिफरेंस है, हमें ये चीज समझने की जरूरत है। अब रिटेल एसेट्स के बारे में बात करें तो उसमें तो हमने बात कर ही ली कि भाई हाउसिंग लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, व्हीकल फाइनेंस, इस तरीके के लोग लोन करते हैं और वहां पर एसेट क्वालिटी फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इनकी ओवरऑल एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो वो खराब हुआ और वो बहुत जबरदस्त रेट पे खराब हुआ। अगर हम देखने जाए इनका ग्रॉस एनपीए पहुंच गया 5.5% फ्रॉम 2.9%। वाई वाई लेवल पे कितना बड़ा जंप है, मतलब ऑलमोस्ट 3% से आप 5.5% के ग्रॉस एनपीए पे पहुंच गए। और अगर हम नेट एनपीए के बारे में बात करें तो 1.4% के नेट एनपीए से 3.1% के नेट एनपीए पे पहुंच गए। तो यहां पर भी एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। तो ओवरऑल आपने अपनी लोन बुक बढ़ा ली, डिपॉजिट की रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ गई, बट आपके डिस्बर्समेंट खराब हो गए। और डिस्बर्समेंट क्यों खराब हुए? क्योंकि आपकी एसेट क्वालिटी खराब हो गई। इसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे एक बहुत बड़ा हिट हमें देखने को मिल रहा है। वही हमें नंबर में भी देखने को मिलेगा कि नेट इंटरेस्ट इनकम आपका बढ़ा वही सिंगल डिजिट 9% के आसपास से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज डाउन 38%, पैट वाज डाउन 42%। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपको प्रोविजंस बहुत ज्यादा करने पड़ गए। अब प्रोविजन क्या होते हैं ये भी समझते हैं। प्रोविजन वो पैसा होता है जो आप अपने आज के दिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से निकालते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से निकाल के साइड रखते हो फॉर दैट बैड लोन। तो सपोज आज के दिन कोई कोई ऐसा लोन है, सपोज 100 करोड़ रुपए का लोन है और आपको लगता है कि यार ये एनपीए बन जाएगा, तो इसी के लिए आज मैं कुछ पैसा अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से साइड निकाल के रख देता हूं, क्योंकि जिस दिन ये खराब होगा उस दिन ये वाला पैसा मेरे को हेल्प करेगा, मेरे को सपोर्ट करेगा। तो आज आप 70 रुपए हटा के रख देते हो या 70 करोड़ रुपए हटा के रख देते हो या 80 करोड़ रुपए हटा के रख देते हो, तो वो बन जाता है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो ऑफ 80% एंड 80 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रोविजन। तो यहाँ पर प्रोविजन में जबरदस्त इंक्रीज देखने को मिला, क्योंकि आपके एसेट क्वालिटी खराब हो गई, आपके ग्रॉस एनपी नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसकी वजह से आपको प्रोविजंस बढ़ाने पड़े और इसकी वजह से आपकी ओवरऑल जो ओवरऑल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी थी उसमें बहुत जबरदस्त हिट हमें देखने को मिला। पैट आपका गिरा बाय 42%। वहीं अगर हम इनके इनके गाइडेंस के बारे में बात करें तो इनका गाइडेंस की भी ऐसी तैसी हो गई। ये एक ऐसा बैंक था जो बहुत अच्छा गाइडेंस देके चलता था। तो देखो इसीलिए हमें गाइडेंस के भरोसे भी नहीं रहना कि भाई मैनेजमेंट गाइडेंस दे सकता है, बट मैनेजमेंट को उस गाइडेंस के ऊपर डिलीवर भी करना पड़ेगा। और हमारा काम एज अ शेयर होल्डर ये है कि हम लगातार देखते रहें क्या वो गाइडेंस को मीट कर रहा है, अपने जो चीजें बोली हैं उसके ऊपर डिलीवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर हम इनके बारे में बात करें तो देखो हम एक एक करके चीजें समझते हैं। जो इन्होंने पहले दे रखा था कि हम अपने आरओए को 2.5% के आसपास पहुंचा देंगे, वो इन्होंने रिवाइज कर दिया 1.5% के आसपास रिडक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें आरओई की तो ये कह रहे थे हम अपने आरओई को 16% के आसपास ले जाएंगे, अब इन्होंने ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ 11% के आसपास ले जा पाएंगे। वहीं ये लोग कह रहे थे कि हम अपने ग्रॉस एनपीए को लेस देन 2.5% कर देंगे, अब इनका टारगेट है कि हम अपने ग्रॉस एनपीए को लेस देन 6% रखेंगे। तो अभी भी मतलब हर जगह चीज खराब ही होती हुई देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम नेट एनपीए के बारे में बात करें तो नेट एनपीए के लिए इन लोगों का क्लेम था, इन लोगों का गाइडेंस था कि इसको हम 0.6% से नीचे रखेंगे, जो अब चेंज होके 3.5% के आसपास पहुंच गए। तो मतलब लगातार प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। और यहां पर तो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि ये लोग माइक्रो फाइनेंस लोन कर रहे थे। 53% ऑफ देयर लोन बुक कंप्राइजेस ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन्स, और माइक्रो फाइनेंस कंपनी की तो बिल्कुल ही बैंड बजा हुआ है, बिल्कुल ही ऐसी तैसी हुआ हुआ है। और सेम केस इनके साथ हुआ। तो आपके इसके बावजूद कि आपने अपनी लोन बुक ढंग के रेट पे बढ़ाई, आपने डिपॉजिट ढंग के रेट पे बढ़ाए, बट आपने तीसरा काम खराब कर दिया, आप अपनी एसेट क्वालिटी नहीं संभाल पाए, इसकी वजह से आपकी बिल्कुल ऐसी तैसी होगी। तो चलिए ये चीज भी हमने देख ली। इसके अलावा हमारे पास दो और कंपनी है, वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, अभी के लिए इसे रखते हैं। थैंक यू।